स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स एंड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अभी आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो लेट अस टेक अ केमिकल रिएक्शन। अभी हम लोग एक केमिकल रिएक्शन ले रहे हैं that is A plus B and the both A and B are forming products। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दो रिएक्टेंट हैं A और B और वो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर यहाँ पर हम लोग इस रिएक्शन का रेट देखें, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अब एक एक्सपेरिमेंट किया हम लोगों ने और एक एक्सपेरिमेंट के बेस पे हम लोगों ने ये देखा कि पहले हम लोगों ने B की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दी, B में कुछ ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया, और A की कंसंट्रेशन में हम चेंज करेंगे और हम देखेंगे रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमने क्या किया कि B की कंसंट्रेशन को हम लोगों ने फिक्स कर दी, B को कांस्टेंट कर दिया और A की कंसंट्रेशन को हम लोगों ने सपोज डबल किया। जब A की कंसंट्रेशन को हम लोगों ने डबल किया तो हम लोगों ने देखा कि जो रेट था वो डबल हो गया। तो हम लोगों ने यहां पर देखा कि जब A की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो रेट डबल हो गया। एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम लोगों को ये रिजल्ट मिला। तो दैट मीन्स कि जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा A की, कि अगर A को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, A को ट्रिपल करोगे रेट विल बी ट्रिपल, A को 4 टाइम्स करोगे और रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। ये रेट कुछ भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट के बेस पर हमें पता चलेगा कि डबल हो रहा है या उसका स्क्वायर रूट हो रहा है या 4 टाइम्स हो रहा है। अगर ये रेट 4 टाइम्स हो गया होता है कि डबल करने से तो हम लोग यहाँ पर पावर 2 लिख देते। समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट हमने फिर से रिपीट किया और इस बार हमने A की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया। अब की बार A की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया और B की कंसंट्रेशन को हम लोगों ने इंक्रीज करके डबल कर दिया। अब रेट पे क्या हो सकता है? अब रेट पे कुछ भी हो सकता है, तो एक्सपेरिमेंट देखने के बाद पता चलेगा। हो सकता है रेट पर कोई इफेक्ट ना हो सकता है रेट डबल हो जाए, हो सकता है रेट 4 टाइम्स हो जाए, या रेट कुछ भी हो जाए, इट डिपेंड्स। ये हम लोग केवल बता सकते हैं ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जब B की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट हो गया 4 टाइम्स। तो जब A की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो रेट क्या हो गया? 4 टाइम्स। दैट मीन्स जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B की पावर 2 की, क्योंकि डबल कर रहे हो तो 4 टाइम्स हो रहा है, आप ट्रिपल कर रहे हो तो वो रेट 9 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। दैट इज रेट डिपेंड कर रहा है B के स्क्वायर की। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B स्क्वायर। और ये वैल्यू आपको कैसे मालूम चलेगी? ये वैल्यू आपको मालूम चलेगी ऑन द बेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। विदाउट एक्सपेरिमेंट ये आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे, जब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे, सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाएंगे विच इज K, तो रेट विल बी K टाइम्स A और B स्क्वायर, वेयर K इज अ कांस्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो जो K है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन। समझ में आया आपको? तो K को क्या लिख सकते हो? K विल बी इक्वल टू रेट अपॉन A और B स्क्वायर। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है आपके केमिकल काइनेटिक्स का। तो सपोज लेट अस टेक अ रिएक्शन 2A प्लस B प्लस 3C और इससे कुछ फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट का। अभी हम लोग रेट देखेंगे। रेट क्या होता है? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या किया, B की और C की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया और एक B की और कंसंट्रेशन को C को क्या किया, फिक्स कर दिया और A की कंसंट्रेशन को डबल किया। तो जब A की कंसंट्रेशन को डबल किया तो देखा रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। दैट मीन्स रेट A पर डिपेंड करता ही नहीं है, तो रेट A की पावर क्या हो जाएगा? 0। तो रेट A पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि हमने B और C को फिक्स किया, A की कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। दैट मीन्स रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A। अभी सेम कॉन्सेप्ट B के लिए किया, हमने A और C को फिक्स कर दिया
और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया तो देखा कि रेट 4 टाइम्स हो गया। तो जब बी की कंसंट्रेशन को आप डबल कर रहे हो तो रेट हो जाता है 4 टाइम्स। तो इसका मतलब हो गया कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की पावर 2। इस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ये हमें मालूम चलेगा ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि वो कैसे वेरी कर रहा है। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सी के लिए यूज करेंगे। हमने क्या किया, ए की और बी की कंसंट्रेशन को फिक्स कर दिया और जब सी की कंसंट्रेशन को आपने डबल किया तो देखा रेट डबल हो गया। दैट मीन्स इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अभी यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज होगा विच इज कॉल्ड के, और ए की पावर 0 आप इसे हटा दीजिए, यहां आएगा बी स्क्वायर और सी। दिस इज कॉल्ड रेट लॉ of the chemical reaction. This is called rate law. तो समझ में आया आपको रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ होता है कि हम लोग देखते हैं कि रेट जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पर कैसे वैरी कर रहा है, कैसे डिपेंड कर रहा है। तो दिस लॉ इज कॉल्ड रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन। एक जनरल कॉन्सेप्ट की बात करें तो सपोज ए प्लस BB, CC and they are forming product। अगर यहां पर हम लोग रेट लॉ लिखेंगे एक्सपेरिमेंटली तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सपोज ए की पावर P आता है और B की पावर Q आता है और C की पावर R आता है, तो रेट विल बी इक्वल टू K टाइम्स A की पावर P और B की पावर Q और C की पावर R होगा। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि रेट जो है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वैरी करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो भी ये जो रेट लॉ लिखा है ये टोटली एक्सपेरिमेंट पे बेस होगा, थ्योरेटिकली आप इसको देख नहीं सकते हैं। तो ये एक बेस होगा एक्सपेरिमेंट पे कि कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज कराने पर रेट कैसे वैरी करता है। एक साइंटिस्ट थे गुलबर्ग और वागे, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था, एक लॉ बनाया था विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने फॉर्मूला बनाया था। इन्होंने बोला था एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी का भी अगर रेट देखेंगे तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इन्होंने बनाया था, इनके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो जस्ट आप पावर में लिख दीजिए और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल बी कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये फार्मूला इन्होंने बनाया था, इन्होंने बोला था कोई भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए। बट हुआ क्या कि जब उन्होंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखी तो उसमें ये फार्मूला फिट नहीं होता था और फाइनली इसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये फार्मूला सारी वैल्यूज के लिए, सारी रिएक्शंस के लिए फिट नहीं होता था। तो इस फार्मूला को हम लोग इग्नोर करेंगे और हम लोग रेट डिफाइन करेंगे किसके अकॉर्डिंग, एक्सपेरिमेंट के बेस पर कि ये कंसंट्रेशंस पर कैसे डिपेंड करता है। अभी हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। अगर आप दोनों की यूनिट की बात करें तो रेट हम लोग जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन, इट इज चेंज इन concentration of reactant or product with respect to time। तो अगर आप यहां पर यूनिट देखेंगे इसकी रेट की तो यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर, दैट इज मोल, और लीटर की पावर -1, और टाइम की यूनिट होगी सेकंड। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मोल, लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेट की जो यूनिट होती है वो फिक्स होती है, और कितनी होती है, मोल, लीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -1। और अगर आप रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करें, रेट कांस्टेंट, अभी रेट कांस्टेंट होता क्या है, अभी हम लोगों ने एक रिएक्शन देखी थी AA
प्लस बी बी सी सी टू प्रोडक्ट। अगर यहां पर आप रेट कांस्टेंट देखेंगे इट विल बी इक्वल टू रेट अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी और सी की पावर सी। अगर हम लोग क्या करें कि ये सारी रिएक्टेंट्स की जो मोलर कंसंट्रेशन है ए की, बी की और सी की, आप इनको 1 मोल पर लीटर कर दीजिए, इनकी वैल्यू आप फिक्स कर दीजिए। कितनी कर दीजिए? यूनिटी कर दीजिए। तो इस केस में के इक्वल हो जाएगा किसके? इस केस में के इक्वल हो जाएगा रेट के। दैट मीन्स रेट कांस्टेंट क्या हुआ? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन if molar concentration of each and every reactant will be unity। तो अगर आप सबकी मोलर कंसंट्रेशंस को यूनिटी कर देंगे तो उस केस में के रेट के इक्वल हो जाएगा। बट अगर कंसंट्रेशंस यूनिटी नहीं होगी तो के रेट के इक्वल नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम लोग इसकी यूनिट की बात करें तो सपोज एक रिएक्शन हम लोग लिखे हैं ए प्लस बी एंड दिस इज प्रोडक्ट, और जब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने रेट देखा तो रेट विल बी के और ए और बी, इस टाइप की इक्वेशन फॉर्म होकर के आई। ठीक है, तो यहां पर अगर आप के की वैल्यू देखेंगे तो के विल बी इक्वल टू रेट अपॉन ए इंटू बी। अगर आप के का यूनिट देखें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा के का। रेट का यूनिट क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा मोल, लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, और ये देखिए कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल पर लीटर, मोल लीटर की पावर -1 और बी की भी मोल लीटर की पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल की पावर -1, लीटर की पावर +1 और सेकेंड की पावर -1। तो इस टाइप से आप इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम लोग रेट लॉ को चेंज कर दें, सपोज इसका जो रेट आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ ए के और बी की पावर 0 के। अब एक्सपेरिमेंट के बेस पर देखा तो ये जो रेट था वो बी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा था, वो केवल ए पर डिपेंड कर रहा था। तो यहां पर क्या होगा? रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, दैट इज रेट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए। अब यहां पर अगर आप के का यूनिट देखेंगे तो इसके का यूनिट देखेंगे तो यूनिट हो जाएगा रेट अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए। अभी रेट का क्या हो जाएगा? मोल लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1 और ए का फिर वही मोल पर लीटर, दैट इज मोल लीटर की पावर -1, ये कैंसिल हो जाएगा और इस केस में इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या देखा कि जो के का यूनिट है, जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है, वो डिपेंड करेगा अपॉन द रेट लॉ। तो ये रेट लॉ पे डिपेंड करेगा, इसका यूनिट डिफरेंट इक्वेशंस के लिए, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए डिफरेंट होगा। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट एंड रेट लॉ। अभी बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रेट क्या होता है? It is the just speed, that is change in concentration with respect to time, कि प्रोडक्ट किस स्पीड से बन रहा है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज आ रहा है। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और रेट कांस्टेंट क्या होता है? इट इज जस्ट अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इट इक्वल टू द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इफ रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन हो वो क्या हो जाए? यूनिटी हो जाए। सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं कि जो रेट है वो डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन पर, जबकि रेट कांस्टेंट इंडिपेंडेंट होता है अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट की। थर्ड पॉइंट पे भी हम लोगों ने देखा कि जो रेट की यूनिट है वो फिक्स्ड होती है। द यूनिट ऑफ अ रेट इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड इक्वल टू मोल लीटर की पावर -1, सेकेंड की पावर -1, जबकि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो डिपेंड्स अपॉन द रेट लॉ, वो रेट लॉ पर डिपेंड करेगा। तो इसकी यूनिट जो है वो वैरी करती रहती है और फिक्स नहीं होती है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन अभी हम लोग समझना है मेन कॉन्सेप्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है केमिकल रिएक्शन का? द सम ऑफ द पावर्स of which the concentration terms are raised
in the rate law equation to express the observed rate of the reaction. मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल की हेल्प से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सपोज ये एक केमिकल रिएक्शन है और यहां पर अगर हम लोग रेट लॉ लिखें तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, आप जानते हो ना रेट लॉ बेस होता है किस पर, एक्सपेरिमेंट बेस पर। एक्सपेरिमेंट के बिना आप रेट लॉ को नहीं लिख सकते हैं। और रेट डिपेंड करता है किस पर, ए की कंसंट्रेट की पावर पी और बी की पावर क्यू और सी की पावर आर पर। तो यहां पर रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए की पावर पी, बी की पावर क्यू और सी की पावर आर। तो मैंने क्या बताया, ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ द पावर्स टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ द रिएक्शन। तो जो रिएक्शन का ऑब्जर्व रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, पावर्स पी क्यू और आर पर। तो जो इसका सम होता है दैट इज सम ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर विल बी कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये इस रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो ये जो वैल्यू आती है P प्लस क्यू प्लस आर, जो इसका सम आता है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक रिएक्शन ली 2A प्लस 3B प्लस C टू प्रोडक्ट। अभी क्या हुआ, एक्सपेरिमेंट के बेस पर जब हम लोगों ने रेट देखा तो रेट वैरी हुआ a की पावर 3, b की पावर 1 और c की पावर 0 पे। तो रेट कैसे वैरी हो रहा था ये तो आपको केवल मालूम चल पाएगा एक्सपेरिमेंट के बेस पर। ये इक्वेशन रेट लॉ लिख पाएंगे ओनली बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर देखेंगे a की पावर 3, b की पावर 1, c की पावर 0। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हो जाएगा इन पावर्स का आप सम कर दीजिए जिस पर रेट ऑब्जर्व डिपेंड कर रहा है। दैट इज 3 plus 1 plus 0 is equal to 4th. That means this reaction will be of 4th order. तो अभी P, Q और R पर डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की होगी। तो ऑर्डर के बेस पर P, Q और R की वैल्यू जब बेस्ड होगी तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर मे बी ऑफ 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड एक्सेट्रा। तो अभी रिएक्शन 0 ऑर्डर की भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की भी हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर की भी हो सकती है, थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है। डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट के बेस पर रेट कैसे वैरी कर रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 2N2O5, दिस विल बी कन्वर्टिंग इन 4NO2 और प्लस O2। अभी आप लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर बात करें तो दिख जाएगा N2O5 की पावर 2, बट मैंने बताया कि लॉ ऑफ मास एक्शन कई जगह फेल हो जाता है। तो अगर आप बात करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N2O5 की पावर 2। बट इस केस में ये फेल हो जाएगा क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा कि रेट को जब आप जब इसकी कंसंट्रेशन को आप डबल करते हो तो रेट 4 टाइम्स नहीं होता है। इसके बेस पे क्या होता है कि अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल करें तो रेट 4 टाइम्स हो जाना चाहिए। बट एक्चुअली क्या होता है कि N2O5 की जब कंसंट्रेशन को आप डबल करते हो तो रिएक्शन का रेट जस्ट डबल होता है, 4 टाइम्स नहीं होता है। दैट इज एक्सपेरिमेंटली जो रेट है वो डिपेंड करता है N2O5 की पावर 1 पर। दैट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 की। तो दिस इज कॉल्ड रेट लॉ विच विल बी डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंट। तो रेट विल बी K टाइम्स ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2O5। तो इस टाइप से ये रिएक्शन दिख रही थी सेकेंड ऑर्डर की हम लोगों को, बट ये रिएक्शन होगी फर्स्ट ऑर्डर की, है ना। तो अभी डिपेंड करेगा P, Q और R पर, और हम लोग रिएक्शन देखेंगे 0 ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकेंड ऑर्डर की एंड सो ऑन। नाउ विल टॉक अबाउट 0 ऑर्डर रिएक्शन। 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो भी 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि
let us take a reaction where A is transforming into product. अगर हम लोग बात करें रेट की, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखा कि रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 0. दैट मीन्स ए की कंसंट्रेशन में आप चेंज करते हैं तो रेट पर कोई भी चेंज नहीं आता है. दैट इज रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए. तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर है इस रिएक्शन का तो वो हो जाएगा 0. तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल let us take some example, that is number 1, H2 plus Cl2 in the presence of sunlight they form 2HCl. तो यहां पर भी जब हम लोग रेट देखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0 का. अगर आप सम करेंगे तो इट इज आल्सो बी अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो लेट अस टेक एग्जांपल. सपोज ए इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट. अगर हम लोग रेट की बात करें तो रेट फॉर दिस रिएक्शन बाय एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने देखा एक्सपेरिमेंट के बेस पर कि जो रेट होता है दैट इज माइनस dr over dt will be directly proportional to a की पावर 0. तो इस रिएक्शन का जो रेट था, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, वो ए की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है. इसीलिए यहां पर वैल्यू क्या आती, 0 है. इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जहां पर रेट इसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, उस रिएक्शन को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं. दैट इज माइनस dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू k. तो यहां पर जो रेट है वो कांस्टेंट होता है, माइनस dr अपॉन dt विल बी इक्वल टू k. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो अभी यहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करेंगे. तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dr इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ dt. अगर हम लोग इंटीग्रेट करें बोथ साइड, तो आफ्टर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो हम लोग देखेंगे कि जब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, अभी ए से प्रोडक्ट बन रहा है, तो सपोज एट t इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, r0 है. और कुछ टाइम पास हुआ, कितना टाइम पास हुआ, t टाइम पास हुआ, तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो गई, इसकी कंसंट्रेशन बिकम्स कैपिटल R. तो हम लोगों ने यहां से क्या देखा कि जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, r0 थी. और जैसे टाइम t हुआ तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, r0 हो गई. अब जब dr का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा r. dr का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो r मिलेगा. और इसकी लिमिट क्या होगी बेटा, r0 टू r. सिमिलरली dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा t और लिमिट हो जाएगी 0 से t. यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे दैट इज r माइनस लोअर लिमिट r0 इक्वल टू k टाइम्स. सिमिलरली यहां भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो k टाइम्स t माइनस 0. तो यहां से लोग देखेंगे r0 माइनस r विल बी इक्वल टू kt, और वी कैन से दैट k विल बी इक्वल टू r0 माइनस r अपॉन t. तो जो रेट कांस्टेंट होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, वो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस रिमेनिंग कंसंट्रेशन अपॉन t. r0 क्या है, r0 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, और r क्या है, r कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम t, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो अगर हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ बुक्स में आप पढ़ते हैं A2 प्रोडक्ट लिखा होता है और एक्सप्रेशन इस टाइप से लिखा होता है x के फॉर्म में. तो मतलब क्या होता है कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन A है और आफ्टर t टाइम इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है A माइनस x. अगर इस फॉर्म में हम लोग इस फॉर्मूला को समझना चाहें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट दैट k इक्वल टू, देखिए r0 माइनस r. r0 क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो r0 की जगह तो आप सिमिलरली सिंपली a लिख दीजिए, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन दैट इज आफ्टर टाइम t, इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाती है, a माइनस x, और टाइम क्या हो गया, t हो गया.
तो वी कैन राइट दैट k इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो आप k को जिस फॉर्म में याद करना चाहें आप याद कर सकते हैं, k इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी लिख सकते हैं, k इक्वल टू एक्स अपॉन टी लिख सकते हैं। आप जिस फॉर्म में भी चाहे आप रेट कांस्टेंट के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज अ रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड टाइम t। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग हाफ लाइफ देखते हैं। हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हाफ लाइफ समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे टाइम इंक्रीज करता है, तो जैसे टाइम पास होता है वैसे क्या होता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ऐसे में क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आता है जबकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होते होते उसकी इनिशियल वैल्यू की हाफ हो जाती है। उस टाइम इंटरवल को हम लोग क्या बोलते हो? हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो वी कैन से दैट द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द रिएक्शन टू गेट कंप्लीटेड, दैट इज द टाइम टेकन फॉर हाफ ऑफ द स्टार्टिंग मटेरियल टू रिएक्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन की जो रिएक्टेंट्स थे उनकी कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, उस टाइम इंटरवल को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। तो अगर हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर आप हाफ लाइफ सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा? फार्मूला हम लोग जानते हैं, आप फार्मूला कोई भी यूज कर सकते हैं। आप आर नॉट माइनस आर अपॉन टी यूज कर सकते हैं, या फार्मूला यूज कर सकते हैं के इक्वल टू एक्स अपॉन टी। तो हम लोग जानते हैं जब टाइम टी हाफ हो जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? पहले से हाफ। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? ए थी। तो भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए बाई टू। तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो वी कैन गेट दैट के विल बी इक्वल टू ए अपॉन टू टी हाफ। This is the relation between rate constant and half lifetime period for zero order reaction. हम लोग कुछ ग्राफ देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। तो ग्राफ अगर देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के तो ग्राफ दो तरीके से, या तो आप याद कर लीजिए या तो आप समझ लीजिए। तो मेरा मानना यह है कि याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी कितने याद करोगे भाई? जीरो ऑर्डर याद करोगे, फर्स्ट ऑर्डर याद करोगे, सेकंड ऑर्डर याद करोगे, तो बहुत टफ टास्क होगा। तो अगर एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हम लोग ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, तो किसी के बीच में भी अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना आएगा तो आप इजिली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन रेट एंड इट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहां पर हम लोग ग्राफ देखते हैं तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर हम लोग ग्राफ देखें रेट एंड कंसंट्रेशन की तो यहां पर हम लोग को मिलती है एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। तो क्या होगा कि कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कराओ या कंसंट्रेशन डिक्रीज कराओ तो रेट की वैल्यू तो फिक्स है। जो रेट होता है वो रेट पूरे में रहता है, दैट इज माइनस डी आर अपॉन डी टी। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है। तो दिस विल बी ग्राफ बिटवीन रेट एंड इट्स कंसंट्रेशन। एक ग्राफ और समझते हैं। लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन इट्स कंसंट्रेशन एंड टाइम। अगर हम लोग कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ ड्रॉ करें तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लोग जानते हैं कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है के इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी गेट आर नॉट माइनस आर विल बी इक्वल टू के टी। अगर आर को एक साथ लिखेंगे तो आ जाएगा आर, अभी आर को उस साइड ले जाएंगे, आर प्लस के टी इक्वल टू आर नॉट, दैट इज आर इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो इस एक्सप्रेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्सप्रेशन इस टाइप का लिख करके आता है। सिंप्लीफाई होने के बाद ये ऐसा आता है। अभी ग्राफ आपको किस में ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है कंसंट्रेशन आर में और टाइम टी में। तो इसको देखो वाई एक्सिस बोला है और इसको क्या बोला है? एक्स एक्सिस। तो आप क्या कीजिए, आर की जगह आप सिंपली वाई पुट कर दीजिए एक्सप्रेशन में और टी की जगह एक्स पुट कर दीजिए। तो देखो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू
माइनस के एक्स प्लस आर नॉट। अब बताइए ये किस चीज की इक्वेशन है? देखिए अगर कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और जिसका स्लोप क्या है? माइनस के। तो यहां पर अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इस टाइप से आएगा और इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा, अगर यहां से आप कंपेयर करें तो स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस के। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका स्लोप माइनस के होगा और इसकी ये कंसंट्रेशन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आर नॉट। और जैसे जैसे आप टाइम इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और एक टाइम पर ये कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी। तो हम लोग इस टाइप से ग्राफ जनरेट कर सकते हैं एट द सेम टाइम व्हेन इट इज आस्क्ड। तो हम लोग याद नहीं करेंगे ग्राफ, ये अपना मेन फंडा है। अभी हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? अ रिएक्शन whose, suppose let us take example, let A plus B are combining together to form product। तो अगर हम लोग बात करें रेट की तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, दैट इज रेट ऑफ द इक्वेशन। अब एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम लोगों ने देखा कि जो इसका रेट है वो डिपेंड करता है a की पावर x और b की पावर y। तो ये हो क्या, अगर x प्लस वाई की वैल्यू 1 हो जाए, x और y की वैल्यूज ऐसी हों कि उनका सम करें तो 1 हो जाए, तो इस रिएक्शन को हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या कहेंगे कि अगर ये पावर्स की सम करें और वैल्यू 1 हो जाए देन इट विल बी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो सपोज इस रिएक्शन का जो रेट है माइनस डी आर ओवर डी टी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। तो यहां पर इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? इस रिएक्शन को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि यहां पर ये वैल्यू 1 हो रही है। तो वी कैन राइट दैट माइनस डी आर ओवर डी टी विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो दिस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो इससे दो चीजें होंगी, आपका जीरो ऑर्डर रिवीजन भी हो जाएगा और फर्स्ट ऑर्डर आप आसानी से समझ भी सकते हैं। तो लेट अस टेक अ रिएक्शन ए टू प्रोडक्ट और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन एट टी इक्वल टू 0 पर आर नॉट है और आफ्टर टाइम टी एट टी इक्वल टू टी इट्स कंसंट्रेशन बिकम्स आर। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है और कुछ टाइम के बाद इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है a माइनस एक्स। तो पहली कंसंट्रेशन क्या थी? इनिशियल ए, और बाद में एट टी इक्वल टू टी इसकी कंसंट्रेशन हो जाती है a माइनस एक्स। तो अब दोनों फॉर्म में जिस फॉर्म में लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। अभी क्या करेंगे, हम लोग रेट की बात करें तो रेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस डी और a अपॉन डी टी, या फिर अगर आप r के फॉर्म में बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी। आप x के फॉर्म में बात करते हैं तो आप लिख सकते हैं माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। इन सभी का मतलब सेम है और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अगर हम लोग रेट की बात करते हैं तो लेट अस राइट माइनस डी आर ओवर डी टी will be directly proportional to molar concentration of A, that is minus dr over dt will be equal to K times of A, और A की concentration suppose क्या है? R है, तो R को एक साइड ले आइए तो minus dr upon R will be equal to K times dt। आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, तो जो मैथ्स वाले होंगे तो उनको बहुत इजी होगा और जो बायो वाले होंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन किया, लिमिट पुट की, तो जब टाइम 0 था तो इसकी जब देखो टी इक्वल टू 0 था तो कंसंट्रेशन क्या थी? आर नॉट, और जब टाइम टी हो गया तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? आर हो गई। ये आपको समझ में आ गया? ये हम लोगों ने लिमिट पुट कर दी। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है। तो dr अपॉन r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log r हो जाएगा। तो ये माइनस और यहां पर इसकी वैल्यू आ गई log r, और लिमिट क्या है बेटा? लिमिट है r नॉट से r इक्वल टू k, और dt का इंटीग्रेशन करेंगे t आएगा और लिमिट हो जाएगी 0 से t। यहां वैल्यू पुट करेंगे माइनस log r, पहले अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट, सिमिलरली यहां भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर आप देखेंगे इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी गेट लॉग, और इनका बेस रहेगा बेस ई, इसका बेस क्या होगा, बेस ई होगा। तो लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर इक्वल टू के टी, देन के विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी और लॉग बेस ई आर नॉट अपॉन आर। तो ये फार्मूला आ गया किसके लिए, ये फार्मूला आ गया रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम लोग लॉग का बेस चेंज करेंगे तो सपोज लॉग बेस ई को हम कन्वर्ट करेंगे बेस 10 में, तो हम लोग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विच इज 2.303। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि इस लॉग का बेस 10 हो जाएगा और आर नॉट अपॉन आर। अगर आप इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना चाहते हैं ए और ए माइनस एक्स के फॉर्म में, तो आर नॉट की जगह आप ए पुट कर दीजिए और आर की जगह पुट कर दीजिए ए माइनस एक्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 और ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो यहां पर क्या है, ए इनिशियल कंसंट्रेशन है और ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन है आफ्टर टाइम टी। तो फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला आया के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स बेस 10। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम लोग बात करें हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ देखें तो फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला हुआ के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी बेस लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स और बेस 10। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए माइनस एक्स क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और 2.303 फैक्टर हो गया, के इज रेट कांस्टेंट। तो हम लोग जानते हैं जब टाइम टी हाफ के इक्वल हो जाएगा तो जो इसकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है वो हाफ रह जाएगी, पहले से हाफ हो जाएगी। तो यहां वैल्यू पुट करें तो के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए बाई 2, ए की वैल्यू कैंसिल होगी तो के विल बी इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010। जब दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो k विल बी इक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो इस टाइप से आप एक रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हम लोगों ने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो जीरो ऑर्डर में हम लोगों ने फार्मूला देखा k इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और यहां फार्मूला आया k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। यहां पर हाफ लाइफ का फार्मूला आया k इक्वल टू a अपॉन 2t, और यहां पर हाफ लाइफ का फार्मूला आया 0.6932 अपॉन टी हाफ। तो ये हम लोगों ने दो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस देखी। तो चलिए कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे लॉग आर कंसंट्रेशन के लॉगरिथम पे और विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो भी आपने फार्मूला देखा है, फार्मूला क्या होता है, k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वी गेट के टी अपॉन 2.303 विल बी इक्वल टू लॉग आर नॉट माइनस लॉग आर। क्या हो जाएगा, लॉग आर इस साइड लाइए तो लॉग आर विल बी इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग आर नॉट। देखिए फिर से वही लॉग आर की जगह वाई पुट कर दीजिए और टी की जगह एक्स पुट कर दिए तो क्या आएगा, माइनस के अपॉन 2.303 एक्स और प्लस कांस्टेंट सी। तो y इक्वल टू एम एक्स और प्लस सी, और c जो है वो क्या है, लॉग आर नॉट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी
जिसका स्लोप है -k/2.303। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी और इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा -k/2.303 और इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी, यहां पर ये वैल्यू आएगी log r0। तो समझ में आया आपको? इस टाइप से आप कोई भी आपको ग्राफ दिया जाएगा तो वहीं पर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं ग्राफ का। तो लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन log r0 upon r with respect to टाइम t। अब आप फॉर्मूला जानते हैं, फिर से आप फॉर्मूला लिखेंगे k इक्वल टू 2.303 अपॉन t और log r0 अपॉन r। तो क्या आ जाएगा kt अपॉन 2.303 और इक्वल टू log r0 अपॉन r। तो log r0 अपॉन r की जगह y पुट कर दीजिए, इसके y पुट कर देंगे और t की जगह x पुट कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या आएगा k अपॉन 2.303x। तो ये क्या बन गया y इक्वल टू mx बन गया। y इक्वल टू mx क्या है? इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की जो कि ओरिजिन से पास होती है। दैट मीन्स इसका ग्राफ इस टाइप से बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हुज स्लोप विल बी इक्वल टू k अपॉन 2.303। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बाद हम लोग समझेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? जैसे हम लोग ने फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, तो सिमिलरली हम लोग बात करेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की। दैट मीन्स इफ रेट ऑफ अ रिएक्शन दैट इज माइनस dr अपॉन dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की पावर 2। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है ना वो पावर्स का सम करें और 2 आ जाए, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली हम लोग बात करेंगे थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ। वी विल सी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। अभी जब आपने ऑर्डर समझ लिया, जीरो ऑर्डर समझ लिया, फर्स्ट ऑर्डर समझ लिया, तो मॉलिक्यूलरिटी तो आपके लिए चुटकी का काम है। कैसे समझ सकते हैं? मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं, उनका नंबर जो होता है वो मॉलिक्यूलरिटी होता है। दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज द सम of the powers, that is we can say that the number of reacting species which collide simultaneously to bring about a chemical reaction is called molecularity of a chemical reaction। तो मतलब क्या हुआ कि सपोज एक रिएक्शन है A प्लस B C टू प्रोडक्ट। तो अगर यहां पर आपको मॉलिक्यूलरिटी फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आप जस्ट उनका सम कर दीजिए एंड A प्लस B प्लस C विल बी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। कोई मतलब नहीं एक्सपेरिमेंट का, कुछ नहीं करना है आपको। आंख बंद करके क्या करना है, सिर्फ इनके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है आपको उनको सम कर देना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ रिएक्शन दैट इज N2 प्लस 3H2 और यहां से प्रोड्यूस हो रहा है 2NH3। तो आप मॉलिक्यूलरिटी देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन विल बी इक्वल टू, यहां पर 1 लिखा हुआ है, यहां पर 3, दैट इज 1 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 4। तो कोई भी रिएक्शन होगी आपको कोई ऑर्डर नहीं देखना है, आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको जस्ट क्या करना है कि वी कैन से दैट द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज which collide simultaneously to bring about a chemical reaction will be called its molecularity। अभी कुछ डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो एक फिक्स्ड नंबर होता है जिसको एक्सपेरिमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। जस्ट कोलाइडिंग स्पीसीज को आप काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलरिटी। और जो रिएक्शन रेट होता है, रेट डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट के बेस पर आप डिसाइड कर पाते हो कि इट विल बी जीरो ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अभी सेकेंड पॉइंट में बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो जीरो नहीं हो सकती है। अब भाई ऐसा नहीं हो सकता है ना कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट जीरो हो,
रिएक्टेंट हो ही ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो पॉसिबल जीरो नहीं हो सकती है, जबकि रिएक्शन रेट जीरो भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट है कि मॉलिक्यूलरिटी की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज इंटीजर होती है, इसकी वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, जबकि ऑर्डर जो है फ्रैक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि मॉलिक्यूलरिटी से आपको मैकेनिज्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है केमिकल रिएक्शन की, जबकि रिएक्शन जो रेट है उससे हम लोगों को मैकेनिज्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये रिएक्शन किस टाइप से हो रही है, जीरो ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की है या किस ऑर्डर की है। तो यहां पर कुछ हम लोगों ने डिफरेंसेस देखे बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन रेट के बारे में।